नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आज सुबह पंतनगर से नगला पहुंचा। इससे पहले सीएम धामी ने टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई, जिसके बाद वो शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी पंतनगर स्थित नगला क्षेत्र भी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों को जो उजड़ने की तलवार लटकी हुई है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूँ। तो पिछले दिनों जब आप आए थे तो मैंने उसी समय चीफ सेक्रेटरी से बात की थी। चीफ सेक्रेटरी हमारे बड़े सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। अभी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में काम करके आए हैं जहां इस प्रकार के अधिकांश प्रकरण वहाँ आते हैं। न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें, जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल निकले। और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर, धामी सरकार ने किया 4 नई नगर पंचायतों का गठन। नई नगर पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी। थलीसेण, ढंढेरा, लालपुर और गरुड़ को बनाया नगर पंचायत। उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या बढ़कर हुई 94। 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया है धामी सरकार का ये बड़ा फैसला। देहरादून से ये बड़ी खबर, 4 नई नगर पंचायतों का गठन। नई नगर पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन नगर पंचायतों में थलीसेण, ढंढेरा, लालपुर और गरुड़ को नगर पंचायत बनाया गया है। उत्तराखंड में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। धामी सरकार ने किया ये बड़ा फैसला। 4 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं किस तरह से देखें सरकार के इस फैसले को। नगर निकायों की संख्या जो है अब 94 हो गई है। सरकार के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं ये फैसला जो है फायदेमंद और कारगर साबित होने वाला है? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने 4 नगर निकायों का गठन किया है और इस वक्त कुल मिलाकर 94 नगर निकाय उत्तराखंड में हो चुकी हैं, जिसमें से थलीसेण, ढंढेरा, लालपुर और गरुड़, ये 4 नगर निकाय जो है आज सरकार ने इनकी घोषणा की है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कुछ और नगर निकायों का गठन करने का भी ऐलान कर सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से जो नगर निकायों का दर्जा देने की मांग उठती रही है, उसमें 9 नगर निकायों के प्रस्ताव जो है शासन में थे और जिसमें से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के 4 नगर पंचायतों को आज जो है दर्जा मिला है और उसकी अधिसूचना जारी हुई है। कायनात जी, कैलाश, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या मानते हैं कि क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी इस फैसले के बाद में, या फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है, इसमें भी सरकार को फायदा मिलेगा इन नए नगर पंचायतों के गठन से? कायनात, लाजमी है कि चुनाव भी नजदीक है, लेकिन नगर निकायों की आवश्यकता जो है उत्तराखंड में जरूर है, जिसके प्रस्ताव शासन में पहले से लंबित थे, जिनको शासन के द्वारा आज मंजूरी दी गई है। कायनात, ये जो गठन किया गया है 4 नई नगर पंचायतों का, इस फैसले के बाद में कैसे आप देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की? कितना उत्साहित है लोग इस फैसले के बाद? कायनात, देखिए जो 4 नगर निकायों का आज अधिसूचना जारी हुई है, लाजमी है कि जिन क्षेत्रों में नगर निकाय से जोड़ा गया है उन क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर जो पर्वतीय अंचल के जिले हैं उनमें नगर निकायों की आवश्यकता यहां पर देखने को मिलती है, इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर आज 4 जो नगर निकाय हैं उनको अनुमति दी है। जी,
और आगे भी कह सकते हैं कि अभी और नगर निकायों का गठन जो है वो सरकार करने का फैसला कर सकती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए कैलाश, आगे भी हम आपसे कुछ और ज़रूरी और अहम खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो 4 नए नगर पंचायतों का गठन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर दिया है। इसके बाद से खुशी की लहर स्थानीय निवासियों में देखी जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं इसी बीच आ रही, उत्तराखंड में 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, 1 अक्टूबर से नियमित रूप से शुरू होगी पढ़ाई। 1 सितंबर से खुल जाएंगे कॉलेज और 1 अक्टूबर से नियमित पढ़ाई जो है शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की बैठक में हुआ फैसला। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत खुलेंगे कॉलेज। धन सिंह रावत का ये बयान सामने आया है। कॉलेज आने वाले बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। उत्तराखंड में 1 सितंबर से कॉलेज खुल जाएंगे और 1 अक्टूबर से नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी होगा कॉलेज आने वाले छात्रों का। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, जरा बताएं सरकार के इस फैसले में क्या-क्या चीजों को ध्यान में रखा गया है, किस तरह से स्कूल कॉलेज जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ कॉलेजेस खुलेंगे या फिर स्कूलों को खोलने का भी फैसला हो चुका है? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद प्रदेश के सभी जो महाविद्यालय थे वो नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे थे जी। यही नहीं कि कुछ कॉलेजों को ऑनलाइन माध्यम से जो है पढ़ाई का कार्य जो है किया जा रहा था, लेकिन अब यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन जारी की है उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी यह फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो विद्यालयों की अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो विद्यालय हैं उनको पहले ही जो है उत्तराखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे उनके दिशा निर्देशों पर खोल दिया गया है जी। लेकिन अभी जो छात्र हैं वो छात्रों को विद्यालय में नहीं बुलाया गया है। अभी उसकी जो गाइडलाइन है वो जारी नहीं की है कि कब से विद्यालय में जो है बच्चे आएंगे जी। लेकिन आज यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद जो महाविद्यालयों का जो फैसला है वो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत उनके द्वारा लिया गया है जी। कायनात। तो ये साफ हो चुका है कि कॉलेजेस जो हैं 1 सितंबर से खुल जाएंगे और छात्र 1 अक्टूबर से कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा सकेंगे। ये पूरी तरह से साफ हो गया है। वैक्सीनेशन की बात आ रही है कि छात्रों का वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा, तो इसके लिए तैयारी जो है किस तरह से की जा रही है? प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है उसकी क्या तैयारियां हैं? क्या उनको ये गाइडलाइंस जो है वो पहुंच चुकी हैं? देखिए कायनात, आज ये आदेश जारी हुए हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है अभी तक जो है 18 वर्ष नीचे के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का जो सिस्टम था वो अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारियां हैं कि इस जो बीच का जो 1 महीने का गैप दिया है इस बीच जो है सभी लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद ही विद्यालय में प्रवेश किया जाए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1 अक्टूबर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी कॉलेजेस में पढ़ाई। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की बैठक में ये फैसला किया गया है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत जो है अब कॉलेजेस खुलेंगे, इस बात की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल की मुफ्त बिजली का गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। बाजपुर में भी कार्यकर्ताओं ने लोगों को गारंटी कार्ड बांटे। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्राम मुंडिया विस्तार में घर घर जाकर लोगों को मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड वितरित किए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला वादा जनता के सामने रखा है और सिर्फ वादा नहीं है, वो गारंटी कार्ड दे रही है बिजली के लिए। ये स्कीम ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके बिजली की गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मुँह से वादा करके और चले जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं जुमला है,
लेकिन आम आदमी पार्टी अपने हर वादे के लिए गारंटी कार्ड घर घर पहुंचाएगी और सरकार बनने के बाद पहली कलम से लोगों के बिजली के बिल फ्री होंगे और जो बाकी वादे होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब के लिए उन सब के लिए भी कार्ड दिए जाएंगे और आम आदमी पार्टी सरकार के बनने के बाद पहली कलम से सारी चीज़ें उत्तराखंड में लागू होंगी। ये पूरे उत्तराखंड की 17 विधानसभाओं में। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। 27 जुलाई को पदभार संभालेंगे गणेश गोदियाल। गोदियाल को मिली है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। बड़ी खबर, गणेश गोदियाल होंगे अगले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। गणेश गोदियाल होंगे कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष। 27 जुलाई को पदभार संभालेंगे गणेश गोदियाल। गोदियाल को मिली है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मथुरा दास। मथुरा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, मथुरा दत्त जी, माफ कीजिएगा, मथुरा दत्त जी, अभी जो गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं कांग्रेस के, किस तरह से देख रहे हैं आप मानते हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर इतने वक्त से और इतने जो लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, उससे क्रॉस करके गोदियाल ने बाजी मार ली है, अब कला जो है वो खत्म होगी कांग्रेस की? देखिए, कायनात की बाजी मारने का कोई सवाल नहीं है या लंबे समय का कोई सवाल नहीं है। पार्टी हाईकमान कोई निर्णय लेना था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अकस्मात मृत्यु के पश्चात नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली पड़ा हुआ था और उनकी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो अध्यक्ष बदला जाना नितांत आवश्यक था। तो उसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और जो नए अध्यक्ष हमारे आए हैं श्री गणेश गोदियाल जी, वो दो बार उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक रह चुके हैं और बहुत ही समझदार और होनहार व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस आगे को बढ़ेगी और 2022 का चुनाव है वो हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं और माननीय अध्यक्ष जी के आने से उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के, मैदानी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कांग्रेस एक परिवर्तन की लहर को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता भी चाहती है कि इस भाजपा के कुशासन को समाप्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरी है कि कांग्रेस से निश्चित रूप से भविष्य में एक जन आंदोलन का रूप धारण करेगी और इस पार्टी की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच में जाएगी और जो 4-4.5 साल का कुशासन है, 5 साल का कुशासन है, उससे आम जनता को अवगत कराते हुए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। वही मथुरा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि पार्टी आला कमान का ये फैसला है, इसलिए गणेश गोदियाल जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, बनाए जाएंगे वो, लेकिन इस एक पद के पीछे जो और भी कई नाम सामने आ रहे थे, जहां पर खींचतान भी चल रही थी, क्या लगता है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी? और इसको हम खींचतान नहीं कह सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं कह सकते हैं और संगठन कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है, बड़ा परिवार है। निश्चित रूप से उसमें आएंगे लोग अपनी बात कहने के लिए, अपना दावा करने के लिए, अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है, हर व्यक्ति कांग्रेस का, हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो अध्यक्ष पद पर अपना दावा करे। तो ऐसे लोग आए और हर व्यक्ति, किसी ने कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं और हर व्यक्ति ने हाईकमान के निर्णय को सराहा है, क्योंकि गोदियाल जी की अपनी एक अलग छवि है और ईमानदार छवि है, समर्पित संगठनशील कार्यकर्ता की छवि है। बहुत कुछ काम उन्होंने अपने क्षेत्र में भी किए हैं और प्रदेश के विकास में उनका। तो आप मानते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है उत्तराखंड में? जी, निश्चित रूप से संगठन बहुत आगे जाएगा और 2022 में निश्चित रूप से हम चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो गणेश गोदियाल जो है उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बनेंगे। नाम उनका फाइनल हो चुका है, सिर्फ शपथ ग्रहण होना ही अभी बाकी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय ये क्या चल रहा है? यार, हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बागेश्वर में आंदोलित नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। ठेकेदारी प्रथा बंद करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका के 54 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 6 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते शहर अब कूड़ा घर में तब्दील होने लगा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर यह हड़ताल जारी रखी गई है और हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जो सफाई कर्मचारी हैं, स्थायी हैं और दैनिक वाले हैं या आउटसोर्सिंग वाले हैं, वो सभी स्ट्राइक पर गए हुए हैं। तो अभी नगर क्षेत्र की व्यवस्था जो है वो कुछ चरमराई गई है और हमने अपने स्तर से जो है अपने सफाई निरीक्षक और ईओ साहब को आदेशित कर रखा है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ प्रबंध किया जाए। तो जैसे कि आज हमारे डोर टू डोर भी गाड़ी चली थी और हमारी जो घर घर से कूड़ा उठाने वाली महिलाएं हैं, जो 34 महिलाएं वार्डों में काम कर रही है, उनका काम निरंतर चल रहा है और अगर आगे देखते हैं भी कितना और चलता है, क्योंकि इनकी जो 11 सूत्री मांग है, इनकी मांग भी जायज़ है और सरकार ने इन मांग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और इनकी मांग को भी पूरा करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ मेले पर रोक लगा दी है। कांवड़ मेले को लेकर मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के लिए ये भी चुनौती बनी हुई है कि किस प्रकार कांवड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए
और इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलौर में एसओपी के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, साथ ही एसपीओ भी तैनात किए जाएंगे। कोई कावड़िया उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वैसे तो हमारा ये इस वर्ष कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कावड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कावड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। कावड़ियों को लेकर हरिद्वार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि जिले के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। ये वैसे तो हमारा ये इस वर्ष कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कावड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कावड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।